कंडक्ट करता है या कंडक्ट नहीं करता है या फिर 50-50? या आई एम टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स और आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स सेमीकंडक्टर का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे। चाहे बात करें हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के सीपीयू की, या बात करें स्मार्टफोन्स की, या बात करें रेफ्रिजरेटर की, टेलीविजन की, वॉशिंग मशीन की, एलईडी बल्ब्स की, या फिर डिजिटल कैमरास की, हर जगह यूज होता है सेमीकंडक्टर्स। तो आप समझ ही रहे हो कितने काम की चीज है, राइट? अब आप सोच रहे होगे कि यार सेमीकंडक्टर्स में ऐसी क्या बात है जो ये इतना एक्सटेंसिवली इतने चीजों में यूज होता है। वेल, इनकी खास बात यह है कि ये कंट्रोल कर पाते हैं कि कब, कहां और कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हमने बात करी, इनके अगर अंदर के स्ट्रक्चर को हम देखें या अंदर के सर्किट को हम देखें तो हमें देखने को मिलता है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोले तो आईसीज। चलो बच्चों, कहानी की शुरुआत तो करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर से कि भाई सेमीकंडक्टर्स कब आए, उससे पहले कौन थे, है ना? तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर्स की कहानी। तो सेमीकंडक्टर से भी पहले कुछ डिवाइसेस हुआ करते थे जिन्हें कहा जाता था वैक्यूम ट्यूब्स या फिर वाल्व्स। इन डिवाइसेस के अंदर होते थे इलेक्ट्रोड्स, कैथोड, एनोड, राइट? इन सब से हम ऑलरेडी परिचित हैं, है ना? इनफैक्ट उन डिवाइसेस के अंदर कई बार 3 इलेक्ट्रोड का सिस्टम होता था जिसे ट्रायोड कहा जाता था, कई बार 4 इलेक्ट्रोड का सिस्टम होता था, टेट्रोड, पेंटोड एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आए सेमीकंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर्स आए क्यों? क्योंकि ये जो वाल्व्स थे इनके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एक तो ये बहुत बल्की थे, इनका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, इनका लाइफ कम था और इनके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस भी बहुत ज्यादा हाई थे। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पिक्चर में एंट्री हुई सेमीकंडक्टर्स की। एग्जैक्टली। तो सेमीकंडक्टर्स के साथ कुछ कुछ बहुत अच्छे एडवांटेजेस थे, जैसे कि इनका छोटा साइज, लो पावर कंजम्पशन, लॉन्ग लाइफ एंड लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। तो बेसिकली वाल्व्स के जो डिसएडवांटेजेस थे, सेमीकंडक्टर्स ने बहुत ही बखूबी के साथ उन सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर लिया था। अब मैम ये भी तो बताओ कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? अब तुम सबने कंडक्टर्स के बारे में तो सुना है, राइट? कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, राइट? यानी कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, राइट? क्योंकि जब ये करंट को अपने थ्रू पास होने देंगे यानी कि रेजिस्टेंस ये कम देंगे, राइट? तभी तो करंट फ्लो कर रहा है ना? तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी होती है हाई और रेजिस्टिविटी होती है लो। ठीक है। दूसरी तरफ आपने इंसुलेटर्स के बारे में भी सुना है, राइट? जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी लो होती है और इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। यस, क्योंकि ये जाने नहीं देते हैं अपने थ्रू करंट को। ठीक है, अब जानना चाहते हैं हम यहां पर सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमी मतलब आधा, मतलब 50-50। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, मतलब ना तो वो कंडक्टर्स की तरह उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और ना ही इंसुलेटर्स की तरह इतनी पुअर कंडक्टिविटी होती है। तो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी और इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी। तो इसीलिए मैंने बोला था सेमीकंडक्टर्स वो 50-50 वाले कैटेगरी में फॉल करता है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स के कैटेगरी में आएंगे मेटल्स, क्योंकि मेटल्स सारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू आराम से फ्लो करने देते हैं। अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की, तो जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सारे इंसुलेटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद के थ्रू पास नहीं होने देते हैं। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी एक कंडक्टर करंट को कैरी करता कैसे है, करंट को कंडक्ट करता कैसे है। उसके अंदर होते हैं करंट कैरियर्स। कौन होते हैं करंट कैरियर्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? ये वो वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम से सबसे लूजली बाउंड होते हैं। तो जरा सा एनर्जी दिया, जरा सा एफर्ट दिया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर,
राइट। जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं, राइट। न्यूक्लियस को सबसे कम प्यार मोहब्बत होता है उस इलेक्ट्रॉन से। तो जहां थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ा सा एफर्ट लगाया, वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर। जैसे ही वहां से बाहर तो वो क्या हो गया, आजाद पंछी, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ भागने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, राइट। तो कुल मिला के कहानी ये है कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर तब होता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो वो भागेगा, वो भागेगा तो करंट होगा, राइट। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, राइट। तो चलो इसके लिए एक बार वापस से चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट्स पे। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम में शेल्स में अरेंज्ड होते हैं, राइट। सिर्फ शेल्स में ही नहीं, शेल्स में अरेंज्ड होते हैं, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप रहते हो बैंगलोर में, बैंगलोर के कौन से मोहल्ले में, उस मोहल्ले के कौन सी गली में, राइट। तो कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी एड्रेस होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो हमने बोला लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस शेल में है, शेल बोले तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से वाले शेल में है, राइट। अब उस शेल के अंदर सब शेल्स हैं जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p, राइट। मतलब 3 के अंदर 3s 3p ये सारे सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि 3p के अंदर 3px 3py 3pz, राइट। तो इस तरीके से ओके। अच्छा, तो अब सोचना ये है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जैसे 1s है 2s है 2p है 3s है 3p है, इन सब की एनर्जीज क्या होती है, अलग होती है। मतलब दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, अब वहां से उसे अगर कहीं और जाना है, मतलब उसे अगर एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है, कूदना है, तो उसे किसकी जरूरत है, एनर्जी की, राइट। क्योंकि मतलब उसे कहीं से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे वो कहते हैं ना एकदम एनर्जी ड्रिंक पी के पूरा एनर्जेटिक होके वो नीचे से ऊपर कूदेगा, ठीक है। अब ऊपर एक्साइटेड स्टेट है, बहुत देर रहना है नहीं उसको, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे गिरेगा तब वो एनर्जी क्या करेगा, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा, करेक्ट। ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इनफैक्ट अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को याद करो तो वहां में हमने कितनी सारी सीरीज भी पढ़ी थी, राइट। लाइमन, बामर, पाश्किन, ब्रैकेट, फी फंड, राइट। तो वहां पे यही कहानी तो पढ़ रहे थे हम कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की कूदा फांदी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहां से कहां गिर रहा है, राइट। यही चीजें हम पढ़ रहे थे। तो आप सोच रहे हो कि मैम बट हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि कोई एक मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है। अब एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो अब एनर्जी लेवल्स तो सबको रिकैप हो गया, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। एनर्जी बैंड हम कहते हैं क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स कैसे, कौन से वाले होते हैं क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, चलो समझते हैं, ठीक है। देखो हम किसी भी एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो हर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम जैसे एलिमेंट्स की, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक। इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान है, उस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही निकाल दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। यानी कि इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स की, तो देखो ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मामूली बात तो है नहीं, राइट। तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए प्रेफर करता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं, राइट। तो ऑक्सीजन के केस में देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाना आसान नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के केस में हमें कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, तो वो कंडक्टर नहीं होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स जनरली कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। मतलब पीरियोडिक टेबल में देखो सेमीकंडक्टर्स ना मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कहीं पे लाई करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मतलब वो बीच वाला नंबर।
4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी जितना एफर्ट है, 4 और इलेक्ट्रॉन लेने में भी उतना ही एफर्ट है। एंड ऑफ द से सबको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए या तो फुल्ली फिल्ड हो जाए ऑर्बिटल, तो 4 का 8 करने के लिए भी 4 लेना है और 4 का 0 करने के लिए भी 4 देना है। तो 4 लो चाहे 4 दो, बात तो बराबर ही है। राइट, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये जो सिलिकॉन है ये इंटरमीडिएट है, मतलब ये चाहे तो कंडक्ट कर भी सकता है, चाहे तो कंडक्ट नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए ये सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, अब समझते हैं एनर्जी बैंड्स, एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड कब होते हैं। अब मान लो हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एक मटेरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर सोडियम का एक एटम तो होगा नहीं, सोडियम के कई एटम्स होंगे। लेट अस से हम कोई सोडियम के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो वहां एक सोडियम का एटम होगा क्या? नहीं, बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे। तो जब बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, अब मान लो कि वो सोडियम के एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आएंगे तो क्या होगा, उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो एनर्जी लेवल्स जब ओवरलैप करेंगे तो अब देखो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं क्या है, दोनों ही सोडियम के वही सेम एनर्जी लेवल्स है, बट अब वो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करके एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। सो व्हाट आर दीज आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, और क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, बात को समझना है। यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, यहाँ पर जब भी हम कहेंगे कि भाई ये सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है या फिर ये इंसुलेटर है, तो यहाँ पर हम एक एटम की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। करेक्ट, तो हम ऐसा सोच के नहीं चल सकते भाई ये एटम है तो इसका ये एनर्जी लेवल है या ये इस शेल पे है। राइट, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व है तो उनके जो एनर्जी लेवल्स है वो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके वो एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। दैट इज क्लोजली, एनर्जी बैंड के अंदर बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, समझ आया? अब एनर्जी बैंड्स की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम अभी फिलहाल बात करेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। बॉन्ड नहीं है, ये बैंड है। राइट, दिस इज डिफरेंट। बॉन्ड तो कुछ और होता था, जो दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अलग चीज होती है। तो गलती से भी एनर्जी बॉन्ड मत लिख देना या कंडक्शन बॉन्ड मत लिख देना। ठीक है, तो यहां पर हम कौन से दो बैंड्स की बात करेंगे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि ये वो वाला बैंड है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। राइट, मतलब ये जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ये कौन से वाले एनर्जी लेवल्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, मतलब जो हमारे वैलेंस शेल है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स है ये। ठीक है, दैट इज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, ऐसा बैंड जो जिसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनना, वैलेंस बैंड में कौन रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी एटम के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बाद और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि वही सबसे बाहर है। राइट, तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड की जो मैं बात कर रही हूं उस बैंड में नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो कंडक्शन बैंड विल बी आइडियली एम्प्टी। राइट, क्योंकि जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, वो कौन से बैंड में रहेगा, वो वैलेंस बैंड में रहेगा। अब आप अगर पूछोगे कि लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर के जो बैंड्स हैं दे विल फॉर्म इनर एनर्जी बैंड्स, बट फिलहाल हम इनर एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड हमेशा ही एम्प्टी रहेगा, हमेशा एम्प्टी नहीं रहेगा। अगर मान लो कभी तुमने कुछ भी करके, कुछ भी एफर्ट लगा के, कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी दे के अगर तुम किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हो, मतलब किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देते हो मतलब क्या कर देते हो, उसकी एनर्जी और बढ़ा दे रहे हो, तभी तो वो निकल जा रहा है और आजाद हो जा रहा है। राइट, तो अगर ऐसा कर पाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां चला जा रहा है, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड से भी ज्यादा हो गई, तो वो कंडक्शन बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वाले बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्ट करने के केपेबल होते हैं। मैंने बताया था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग करंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं और जब वो भागते हैं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, तो इसीलिए इस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास एक डायग्राम होता है जिसे कहा जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो, जिसके नीचे रहता है वैलेंस बैंड, ऊपर रहता है कंडक्शन बैंड, और आइडियली आप देखोगे दोनों के बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस होता है जिसे ईजी या फिर एनर्जी गैप कहा जाता है।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना चाह रहे हो, यानी कि आप करना क्या चाह रहे हो, किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल करके उसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना चाह रहे हो, तो आपको ये जितनी एनर्जी गैप है इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी जब आप उसे दोगे तब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कहा जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम, और इस डायग्राम के बेसिस पर हम चीजों को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्लासिफाई करते हैं। तो अगर एक बार आपको ये एनर्जी बैंड डायग्राम मस्त से समझ में आ गया ना, तो आपको ये पूरा सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट जो है अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे किस तरह से हम इन्हें इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये हमारे 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स की। ठीक है, कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यानी कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट शेल है कॉरस्पॉन्डिंग टू 3, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इस तरीके से बनाऊं तो मुझे दिख रहा है कि बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, हर किसी को स्टेबल होना है, सोडियम को भी जाहिर सी बात है कि स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 6 + 2 8, यानी कि फुल्ली फिल्ड स्टेट हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, नॉट रियली, मामूली बात है। जरा सी एनर्जी दो, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, कुछ वैसी कहानी होगी, है ना। हाँ, बात तो सही है। अब देखो होता क्या है, ये तो कहानी है एक सोडियम एटम की। जब बहुत सारे किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक क्रिस्टल में जिसमें बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक सोडियम एटम तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे। तो जब ये बहुत सारे सोडियम एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, इनके ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, उन सब में होते हैं वो एक बाहर का वाला इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इतने करीब आ जाते हैं तो क्या होता है, उनमें रिपल्शन होता है। और बच्चों, जो रिपल्शन का जितना एनर्जी होता है ना, उतना थोड़ा सा एनर्जी ही काफी होता है कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के कंडक्टर्स के केस में हमें अलग से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ये जो आसानी से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो खुद ही रिपल्शन की वजह से खुद ही निकल आते हैं और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो देखो इनका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, ये वैलेंस बैंड, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। बट देखो ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों बैंड के बीच का जो गैप है, दैट एनर्जी गैप इज 0, आपको अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये होते हैं कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनको कंडक्टर बनाने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है यार, इनके तो कंडक्शन बैंड में अपने आप ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए ये कंडक्ट करते हैं। और ये कहानी सिर्फ सोडियम की नहीं बल्कि सारे मेटल्स की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलते हैं लेट अस से सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी 1, 2, 3 और 4, ये है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है यार, बाहर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन ले और ऐसे वो फुल्ली फिल्ड स्टेट बनाए, या फिर वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को भी दे दे। तो अब चाहे वो 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे, कहानी इज ऑलमोस्ट द सेम। करेक्ट, तो इनके केस में हम क्या देखते हैं कि यार जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है, और लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी बहुत मामूली बात नहीं है, यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी।
राइट। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? Eg विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, और जैसे ही आपने ये एनर्जी दे दोगे तो वैलेंस बैंड से आप इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में कूदा सकते हो, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट। तो इसका ये मतलब हुआ कि यार सेमीकंडक्टर्स का जो होता है उसमें गैप होता है, बट दैट गैप इज लेसर, दैट एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स में बच्चों सेम कहानी है, यहां पे गैप तो होता ही है, बल्कि गैप बहुत ज्यादा होता है। सो द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बहुत भयंकर एनर्जी गैप होता है, राइट। तो मतलब यहां पर कहानी कैसी है? एग्जाम्पल लो क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और फुल्ली फिल्ड स्टेट बन जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। अब यार आप खुद सोचो कौन सा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही आसान हुआ ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से आसान बात तो है नहीं, राइट। बट यहां पर हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यानी कि अगर क्लोरीन में मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मतलब ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नॉट वेरी पॉसिबल टाइप का है। इसीलिए इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, ये लोग क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, एंड एज अ रिजल्ट ये कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट से क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे क्या पिक्चर होता है, क्या सिचुएशन रहता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है, ये उसका वैलेंस बैंड है, ये उसका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। बट उसमें होता कौन है? आमतौर पर एक सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि आमतौर पर अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यस, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिलिकॉन के अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेट अस से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूंगी वहां एक सिलिकॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। तो जब खूब सारे सिलिकॉन होंगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन रहेगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, सब लोग क्या चाहते हैं यार, सबको तो खुशी चाहिए, सबको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी से सबको खुशी मिलती है ना। तो सिलिकॉन ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस सिलिकॉन ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारा ये वाला शेयर करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये वाला शेयर करता हूँ। बोला ठीक है, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। इस पड़ोसी को बोला कि भाई तू मेरे साथ ये शेयर कर ले, मैं तेरे साथ ये शेयर कर लूंगा। इसको बोला कि भाई मैं ये शेयर कर लूंगा, तुम इसको शेयर कर लो। इसको भी बोला कि भाई तुम इससे ये शेयर कर दो, मैं ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर हम ये बीच वाले सिलिकॉन को देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 तो इसके खुद के थे और एक एक इन चारों से ले लिया, ले नहीं लिया मतलब शेयरिंग करा लिया, तो टोटल 8 हो गए। तो हमारा सिलिकॉन क्या हो जाएगा? हैप्पी, खुश। 8 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और क्या चाहिए? फुल्ली फिल्ड स्टेबल स्टेट। और ये कहानी सिर्फ इस सिलिकॉन की नहीं है, ये कहानी इन सारे सिलिकॉन की है। ठीक है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन कैसा है?
सिलिकॉन बिल्कुल इतना ज्यादा रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन की इतनी बड़ी मुस्कान है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का भाई स्टेबिलिटी पूरी हो रही है, उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना। बट सोचने वाली बात यह है कि इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या हमें सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए अगर हम एनर्जी बैंड की बात करें तो यहां पर इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें इन्वॉल्व हो गए हैं? बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इसका कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? खाली रहेगा। लेकिन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसके पास, बट वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए हैं क्योंकि वो सारे बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। ओके, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम क्या दे रहे हैं? हम उन्हें एक्चुअली थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा के। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड जैसे ही टूट जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मिलेंगे तो क्या होगा? कंडक्शन होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कूद के यहाँ पे जा सकते हैं, करेक्ट। द मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स कूद के जा सकते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिससे करंट पिक्चर में आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे एक चीज और होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले जहां पे था वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वहां पे एक एम्प्टी जगह क्रिएट हो जाएगी, राइट, जहां पे ये पहले था, करेक्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये जो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं होल। होल समझो, गड्ढा, एक खाली गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। तो होल जो है ना, कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि होल जो है ना ये कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो कि वो नहीं है। होल क्या है? होल सिर्फ वो खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज था तो उसके चले जाने के बाद जो खाली जगह है दैट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इसीलिए बाद में आप देखोगे कि होल को ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट एक्चुअली वो कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आई। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बार बार हम ये टर्म यूज करते रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे होल्स क्रिएट हुए, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो ना, जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ होल्स कितने क्रिएट हुए? 2 ही क्रिएट हुए, करेक्ट। तो इसे कई बार NH इज इक्वल टू NE ऐसे डिनोट करते हैं हम, ओके। नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है और इसे हम कहते हैं NI, दैट इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब बात करेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट के बारे में। तो क्या देखा हमने? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और फ्लो ऑफ होल्स की वजह से होगा होल करंट। क्या मैंने सही बोला? मैंने गलत बोला? होल्स कैसे फ्लो करेंगे यार? होल क्या है? होल कोई पार्टिकल तो है ही नहीं, होल तो एम्प्टी स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया। तो फिर होल करंट क्या हुआ? अच्छे से समझना। तो बच्चों सिलिकॉन का पिक्चर तो कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? मैंने बोला कि यार ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ से निकल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो लेट से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस वाली जगह पे क्या हो गया? एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, खाली जगह क्रिएट हो गया। अब होल मैंने क्या बोला था? चूंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है ये चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि ये इधर अट्रैक्ट होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया, ठीक है, उस होल को ऑक्यूपाई करने।
जैसे ही ये कूद के चला गया तो इसके जगह पे क्या बन गया, ये वाली जगह पे बन गया होल। ठीक है, अब चूंकि होल यहां पे बन गया, अब क्या होगा, यहां इसके पास कोई पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होके यहां पे आ जाएगा। जैसे ही पड़ोसी कूदेगा तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कूद तो इलेक्ट्रॉन रहा है, बट बेसिकली इसको देखने का एक नजरिया ये भी है कि होल पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और इस तरीके से हम एक विजुअलाइज करते हैं इसको एज अ मूवमेंट ऑफ होल। बट लेट मी टेल यू, होल मूव कर नहीं रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से जो होल का जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड होल करंट। ठीक है, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। तो यहां पर जब हम टोटल करंट की बात करेंगे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सो द टोटल करंट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है उनके मूवमेंट की वजह से जो करंट है वो है, प्लस द होल करंट, मतलब बैलेंस बैंड में जो होल्स रह गए हैं उन होल्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट हो रहा है। होल्स का मूवमेंट मतलब जो होल्स क्रिएट करने का सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां पर हमने क्या सीखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने दो प्रोसेसेस की बात की, मतलब कब ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है। पहला तो तब जब हम इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है, थर्मल जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अगर आप टेम्परेचर को घटा दोगे, मतलब उल्टा प्रोसेस, तो क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वापस रिकंबाइन कर जाएंगे। जब ये रिकंबाइन कर जाएंगे तो वापस हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और वापस ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के बच्चों हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी यूं थी। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या कहानी थी, इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, T इज इक्वल टू 0 केल्विन में सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ रहेंगे, वो बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए कंडक्शन बैंड खाली है। ठीक है, तो फिर कौन करेगा कंडक्ट, कोई नहीं करेगा, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन, क्या होता है, थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से जेनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट आ जाता है, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट करता है। ये तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, यहाँ देखो आप देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा चुके हैं, जो ऊपर जा चुके हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए हैं, यहाँ पे बन गए हैं होल्स। तो यहाँ ये होल्स हैं और ये क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनकी वजह से अब हमारा करंट जनरेट होता है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो था जो बिल्कुल प्योर था, तो एक्सट्रिंसिक क्या होगा, जो प्योर नहीं होगा, जो इम्प्योर है। और इसको इम्प्योर हमने बनाया कैसे, इसमें इम्प्योरिटी डाल के। यस, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें सूटेबल इम्प्योरिटी डाला जाता है इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, अब इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसमें भी सूटेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी को गोलकी में मिलावट करनी है, ठीक है, अब गोलकी के अंदर मिलावट करने के लिए अगर कोई बड़ा बड़ा लाल रंग का पत्थर डाल देगा तो इज दैट अ सूटेबल इम्प्योरिटी, नहीं, वो तो तुरंत दिख जाएगा कि कुछ डला हुआ है इसमें अलग से, राइट। तो उसमें अगर किसी को मिलावट करनी है तो वो सूटेबल साइज का कोई पार्टिकल डालेगा जिसका कलर और अपीयरेंस कुछ कुछ गोलकी के जैसा है, राइट, तो वो होगा सूटेबल इम्प्योरिटी। वैसे आप ये सब मिलावट करना मत, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, बहुत थोड़े अमाउंट में सूटेबल इम्प्योरिटी डाला जाता है। थोड़ा अमाउंट मतलब बहुत ही थोड़ा, मतलब यू कैन से a few in a million, a few parts per million। पार्ट्स पर मिलियन समझते हो, मतलब एक पार्ट 1 मिलियन पार्ट में। तो मतलब अगर 1 मिलियन यानी कि 10 to the power 6 अगर गोलकी है तो उसमें 1-2 डाल दिया कुछ इम्प्योरिटी, तो इतने कम क्वांटिटी में डाला जाता है इम्प्योरिटी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई ये इम्प्योरिटी हम ऐड क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी।
कैसे, ये थोड़ी देर में समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जानबूझ के इंप्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, इसे कहा जाता है डोपिंग। जो इंप्योरिटी ऐड होती है उसे कहा जाता है डोपेंट, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को कहा जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है क्या, इंप्योरिटी। तो चलो देखते हैं कि कौन होता है एक सूटेबल इंप्योरिटी या सूटेबल डोपेंट, है ना। तो यहां पर देखो सेमीकंडक्टर एटम कौन होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने यहाँ पीरियोडिक टेबल क्यों लगा रखा है, रीजन है तभी लगा रखा है ना। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ना, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब कौन है, सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। अब इनके साथ अगर एक इंप्योरिटी ऐड करनी है, गोल्की का एग्जाम्पल याद है ना, तो उस इंप्योरिटी का जो साइज है वो लगभग इनके साइज के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या पता है, ग्रुप में हम नीचे जाते जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है, इंक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज थोड़ा थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सिलिकॉन के साथ मुझे इंप्योरिटी डालनी है तो या तो मैं एल्यूमिनियम को डाल सकती हूँ या फिर मैं फास्फोरस को डाल सकती हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम और फास्फोरस इसके नियरेस्ट है। हालांकि एल्यूमिनियम का साइज सिलिकॉन से होगा तो थोड़ा सा बड़ा, सिमिलरली फास्फोरस का साइज सिलिकॉन से थोड़ा सा छोटा होगा, बट एटलीस्ट सबसे नियरेस्ट कंपेरेबल साइज के यही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर एटम होते हैं इनमें या तो हम ये ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं एज इंप्योरिटी, या फिर ग्रुप 15 वालों को ऐड करते हैं एज इंप्योरिटी, ठीक है। तो जिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 5 इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ग्रुप 5 बोले तो ऐसे तो 18 ग्रुप्स होते हैं, बट चूंकि बीच वाले ट्रांजिशन मेटल होते हैं तो हम ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलते हैं, राइट। तो अगर हमने ग्रुप 5 इंप्योरिटी ऐड की तो जिस तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं एन टाइप, ठीक है। ग्रुप 5 को ऐड किया तो हमें एन टाइप मिलता है, और अगर हमने ग्रुप 3 इंप्योरिटी ऐड किया तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप क्यों कहते हैं, एन टाइप क्यों कहते हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एक करके दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्लियर हो गई। कहानी कुछ यूं है कि देखो सारे +4 वाले हैं, सारे सेमीकंडक्टर एटम है, बट बीच में हमने एक डाल दिया, क्या कर दिया, मिलावट। सिमिलर साइज का एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड कर दिया। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड हुई है, यानी कि ये किस तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलो देखें एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चल रही होती है ना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, एन टाइप कंडक्टर में किस तरह का इंप्योरिटी होगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, यानी कि ग्रुप 5 इंप्योरिटी। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ये देखो यहाँ पे है ना ग्रुप 5 इंप्योरिटी, +5 वाला पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया है हमने बीच में, है ना। लेट अस सपोज एक पेंटावैलेंट एटम की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फास्फोरस। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 3, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस फास्फोरस को सिलिकॉन की जगह पे डाल दिया है ना। तो अब सिलिकॉन का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के लिए सिलिकॉन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 4, लेकिन फास्फोरस के पास कितने हैं, 5, यानी कि फास्फोरस के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए नहीं है, एट द सेम टाइम ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम जिस भी सैंपल की बात कर रहे हैं वहां एक फास्फोरस तो हमने डाला नहीं है यार। अब गोल्की का एक 10 किलो गोल्की है, उसके अंदर हमने एक इंप्योरिटी तो डाला नहीं होगा, कुछ इंप्योरिटीज तो डाले ही हैं, राइट। तो यानी कि उन सब इंप्योरिटीज के साथ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल रहा है हमें। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या, आसानी से ये कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, करेक्ट। तो क्या ये कंडक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंप्योरिटी के डालने से हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। टेम्परेचर बढ़ाए बिना भी अब हमारे पास थोड़े एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से, इसी वजह से इनफैक्ट हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में यानी कि ये जो एन टाइप कंडक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। ऐसा क्यों? जैसे मान लो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया भी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड भी किया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन्स तो उनके बावजूद और हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनी टाइम टोटल नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होंगे। यहां पर बात समझ में आ रही है? ग्रेट। ठीक है, तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होगा? अब इलेक्ट्रॉन चूंकि होल से ज्यादा है तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है कि एन टाइप में ये चीजें होती है। एन टाइप कंडक्टर, एन से नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एन टाइप, एन से नेगेटिव, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यानी कि इंप्योरिटी कोई ऐसा है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जो पेंटावैलेंट हो, क्योंकि उसके पास 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस मेमोरी टिप्स आपको याद रहेगी तीनों चीजें कि एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब समझ तो आ गया कि होता क्या है। अब देख लेते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखोगे तो यहां पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल होती है जिसे हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ईडी। ये ईडी एनर्जी लेवल क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनका एनर्जी लेवल है। देखो इनका एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के कितना पास है। कंडक्शन बैंड से ये सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूर है, यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़ी ही आसानी से कंडक्ट करने लग जाते हैं। ये डायग्राम में यही शो कर रहा है। जैसे वैलेंस बैंड से इसको वहां तक जाने के लिए तो इतना ईजी एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी गैप जितना है उतना एनर्जी देना पड़ेगा, बट जो ऑलरेडी फ्री बैठे हैं वो इस ईडी एनर्जी लेवल पे है जो आसानी से कभी भी फुदक के चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है ना, बात समझ में आई? ओके, यहाँ एक और खास बात यह है कि इस तरह की जो इंप्योरिटी होती है उस इंप्योरिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी इंप्योरिटी को हम कहते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्यों कहते हैं, समझाने की जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। डोनर इंप्योरिटी क्यों कहते होंगे? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो ये डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डोनर इंप्योरिटी। और इसीलिए देखो इस एनर्जी लेवल का नाम भी है डोनर एनर्जी लेवल। तो चलो अब ऑन सिमिलर लाइंस बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में होता है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। कैसी इंप्योरिटी होती है? देखो +3 वैलेंसी वाली इंप्योरिटी होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = 3। देखो कितने हैं? टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस एल्यूमिनियम को हमने सिलिकॉन की जगह पे बिठा दिया। सिलिकॉन के पास होते थे 4 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास कितने हैं? सिर्फ 3 ही है। तो चौथा वाला क्या है? खाली है, एम्प्टी स्पेस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि वहां पे क्या है? होल है। ये बेसिकली क्या है? होल है। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के सेटअप में हमारे पास क्या रहेगा? एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा होल्स रहेंगे, राइट? तो यानी कि ऐसे सेटअप में क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ होल्स जो है दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने होल्स जनरेट होंगे, बट उनके अलावा ये जो होल्स हैं ये एक्स्ट्रा रहेंगे, विच मीन्स नेट नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? ग्रेट। अब देखो और यहाँ पे क्या होगा? अब यार ये यहाँ पे इसके पास चूंकि होल है तो ये क्या करेगा? ये नेबर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना? बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सोचेगा उधर होल है, चलो जाके वहां पे बैठ जाते हैं हम, क्योंकि हम नेगेटिवली चार्ज है, होल पॉजिटिवली चार्ज है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने में तो लगा हुआ है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए। तो ये क्या करता है? पड़ोसियों से बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह के इंप्योरिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन बन जाता है।
ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे होल्स ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। याद कैसे रखोगे? पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। चूंकि होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स है, तो इसका मतलब इंप्योरिटी कोई ऐसा होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम है, यानी कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, यानी कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। याद रहेगा इस तरीके से? ग्रेट। अब देखते हैं इसका एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो क्या फर्क है। यहां पर जो है ना एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया है, और ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है दिस इज नियर टू द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड के करीब है। क्यों? ये जो एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड के करीब क्यों है? कंडक्शन बैंड के करीब कैसे होगा? क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं यार। उनके केस में क्या था? एन टाइप के केस में उनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे जो आसानी से वो डोनर लेवल से कंडक्शन लेवल पे चले जा रहे थे। इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बल्कि इनके पास क्या है? होल्स है। ठीक है, और वो होल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ये वाले ए जो एक्सेप्टेड लेवल है, देखो इस एनर्जी लेवल के करीब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले गए हैं। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसियों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि पी टाइप कंडक्टर में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है दैट इज वेरी नियर टू द वैलेंस बैंड, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा कौन होते हैं? होल्स होते हैं। तो वो होल्स एनीवेज कंडक्ट तो कर नहीं सकते, मतलब वो होल्स तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पे देखेंगे एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप के केस में क्या हो रहा था? हमारे पास डोनर इंप्योरिटी थी, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर इंप्योरिटी, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल यहाँ पे थी विच इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। दूसरी तरफ पी टाइप कंडक्टर के केस में एक्सेप्टर इंप्योरिटी थी और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो था दैट वाज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये दोनों के बैंड डायग्राम में फर्क था। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, ठीक है, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पढ़ा, हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पढ़ा, तो अगर हम एक इक्विलिब्रियम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते थे, ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। इसमें नंबर ऑफ होल्स अलग है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है। बट अगर हम एक इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक का Na इंटू NH इज एक्चुअली इक्वल टू इंट्रिंसिक का Ni का होल। तो चलो बच्चों अब हम देखेंगे एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बनता कैसे है? बहुत सिंपल है, पी टाइप और एन टाइप को बैक टू बैक कनेक्ट कर दो, बन जाएगा पीएन जंक्शन। बहुत सिंपल भी है। क्या किया हमने? एक पी टाइप लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है, क्या किया? दोनों को बैक टू बैक लगा दिया, ऐसे एक पी टाइप एक एन टाइप बैक टू बैक लगा दिया, बन गया पीएन जंक्शन। बट पीएन जंक्शन बनाते समय होता क्या है, अंदर क्या क्या खिचड़ी पकड़ी होती है, ये समझना जरूरी है। तो चलो समझते हैं। मैंने क्या बताया था? पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज बोले तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को बैक टू बैक अटैच कर देते हैं, बैक टू बैक लगा देते हैं, तो क्या होगा? तब होता है एक फिनोमिनन जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कोई भी सब्सटेंस जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। यहां पे क्या होता है? अब देखो, ध्यान से देखना। अब पी टाइप में ज्यादा क्या है? होल्स ज्यादा है। तो होल्स जो है ये क्या करते हैं? जैसे पी टाइप में होल्स ज्यादा है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बट होल्स ज्यादा हैं। तो ये होल्स जो हैं वो पी से एन की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो होल्स होते हैं ये कहां से कहां डिफ्यूज करते हैं? होल्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम पी टू एन,
ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज्यादा कहाँ पे होते हैं, एन साइड में होते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करते हैं, फ्रॉम एन टू पी। अब जब ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है, अब पी टाइप में से होल्स जो है वो उधर जा रहे हैं, राइट। तो पी टाइप में बच क्या जा रहा है, पी टाइप में बच जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं, राइट। और ये जमा होते होते देखो ये जो है ना यहां तक पूरा पी टाइप ही था, ठीक है। तो देखो लेकिन पी टाइप के कॉर्नर पे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। जमा क्यों हो गए, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अकेले छोड़ करके जो होल्स हैं वो आगे निकल गए, इनसाइड की तरफ चले गए, है ना। तो बच गया कौन, नेगेटिव चार्जेस बच गए। और ये कैसे नेगेटिव चार्जेस है, ये इमोबाइल नेगेटिव चार्जेस है। इमोबाइल क्यों, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग पार्टिकल से अटैच्ड है तो ये मूव भी नहीं कर सकते, तो ये इमोबाइल नेगेटिव चार्जेस पी साइड पे रह गए। तो ये बनाता है स्पेस चार्ज रीजन पी साइड का, ठीक है, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन। टर्म्स याद रखना है बच्चों, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एन साइड में क्या हो रहा था, एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड की तरफ आ गए, तो एन साइड में बचा क्या, पॉजिटिव चार्जेस रह गए। ये देखो ये पॉजिटिव चार्जेस रह गए, तो ये पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब ये जो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे देखो एक जंक्शन पे जमा हो गए हैं, तो इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन। जंक्शन के दोनों साइड में, मतलब ये जो जंक्शन है इसके दोनों साइड में जो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन है, ये दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ओके अच्छा, तो यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने पी टाइप और एन टाइप को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया तो हुआ क्या, बताओ क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। किसका डिफ्यूजन हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। ये सारे टर्म्स से वाकिफ हो जाओ, डिफ्यूजन क्या होता है समझ में आ गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, एन साइड का, एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स। तो यहाँ पे किसका डिफ्यूजन हुआ, पी टाइप में, पी साइड में होल्स मेजॉरिटी में थे तो होल्स डिफ्यूज किए, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज किए, करेक्ट। तो जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप को बैक टू बैक कनेक्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनका डिफ्यूजन हुआ, और उनका डिफ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ। ये जो स्पेस चार्ज रीजन है ये बना क्यों, ये बना इसीलिए क्योंकि डिफ्यूजन हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, राइट। तो इस तरीके से बना हमारा पी एन जंक्शन। तो अब ये डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन बन रहा है। अब डिफ्यूजन जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, मेरा जो ये डिप्लीशन रीजन है ये वाइड होता जाएगा, है ना। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्जेस इधर बचे रह जाएंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस इधर बचे रह जाएंगे, और जितने ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस इकट्ठा होते जाएंगे मेरा ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका क्या होगा, विड्थ बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन बनता जा रहा है, क्या आप नोटिस कर रहे हो कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर, अगर आप इस डिप्लीशन रीजन पे फोकस करो, इसके अंदर भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा होता जा रहा है। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाने से क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से एस्टैब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब एस्टैब्लिश होता है, एक तरफ सारा पॉजिटिव एक तरफ सारा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिश हो जाने से क्या होगा, पिक्चर में आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसको कहते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एस्टैब्लिश हो गया तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फिर जो होल्स हैं वो ऑपोजिट में मूव करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स देखो ऐसे ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पे इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, होल्स जो हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे। देख रहे हो आप,
करेक्ट। तो अब देखो कुल मिला के क्या हुआ, जो ड्रिफ्ट का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है डिफ्यूजन के डायरेक्शन से। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो मूव कर रहे थे, मतलब पी साइड से एन साइड की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे, मतलब पी साइड का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाज होल्स, तो होल्स मूव कर रहे थे पी साइड से एन साइड की तरफ। लेकिन ड्रिफ्ट के समय पे क्या हो रहा है, पी साइड में जो माइनॉरिटी में है, पी साइड में माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। करेक्ट, क्यों, क्योंकि इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया है यहां पर। राइट, अब यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा। सिमिलरली जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। राइट, तो इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और इससे इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट एस्टैब्लिश होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो, डिप्लीशन रीजन से हमें क्या मिला, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो भाई पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन की कहानी कुछ ऐसी है, पी टाइप और एन टाइप को हमने कनेक्ट किया, जैसे ही हमने बैक टू बैक इनको अटैच कर दिया तो क्या हुआ, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन बना, और डिप्लीशन रीजन के बनने से क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ। मतलब डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डिप्लीशन रीजन बना, डिप्लीशन रीजन की बनने से ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हुआ। ठीक है, ये लिंक है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली पिक्चर क्या थी, डिफ्यूजन करंट था, डिफ्यूजन करंट जब ज्यादा था, उस समय डिफ्यूजन करंट ज्यादा था और ड्रिफ्ट करंट ना के बराबर था, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट कहां से आ रहा है, जब अच्छा मोटा तगड़ा डिप्लीशन रीजन हो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तभी तो ड्रिफ्ट होगा। राइट, तो इनिशियली हमने क्या देखा, जैसे ही हमने पी और एन को अटैच किया था उस समय तो डिफ्यूजन खूब तेजी से हो रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे थे, तो उस समय डिप्लीशन रीजन बन ही रहा था। राइट, तो इसीलिए उस दौरान डिफ्यूजन बहुत ज्यादा था बट ड्रिफ्ट करंट बहुत कम था। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा ड्रिफ्ट करंट बढ़ता गया। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब डिफ्यूजन करंट बिकेम इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं द पीएन जंक्शन इज अंडर इक्विलिब्रियम। देखो कहानी की तरह समझो बच्चों, वरना ये सारी चीजें रट के अगर आप सोचोगे आप मैनेज कर लोगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आई, पी टाइप एन टाइप कनेक्ट किया, बार बार रिपीट कर रही हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी टाइप एन टाइप को जोड़ा तो क्या हुआ, डिफ्यूजन होने लगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, डिफ्यूजन होने की वजह से डिप्लीशन रीजन बना, जितना ज्यादा डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन बढ़ते गया तो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ते गया, डिप्लीशन रीजन की वजह से ड्रिफ्ट करंट पिक्चर में आ गया। ठीक है, अब जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन उतना ज्यादा ड्रिफ्ट करंट, अब ड्रिफ्ट करंट बढ़ता गया, एक टाइम आ गया जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गया, और उसी टाइम पे हम कहते हैं हमारा पीएन जंक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो भाई इक्विलिब्रियम में हमारी कहानी कहां जा पहुंची, जैसा कि मैंने बताया कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट के। और हमने अभी अभी क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है। तो अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर जो नेट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। नेट करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट प्लस ड्रिफ्ट करंट। अब हम कह रहे हैं कि भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों बराबर है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। क्योंकि देखो जो नेट डिफ्यूजन करंट है वो भी इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, ड्रिफ्ट करंट ऑपोजिट में जा रहा है, तो कुल मिला के 0। ठीक है, लेकिन नेट करंट तो 0 हो गया बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एन साइड एंड द पी साइड। ठीक है, अब एन साइड में से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज कर गए, तो एन साइड में जो है क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। पी साइड में से होल्स मूव कर गए हैं, तो पी साइड में क्या रह गया है, नेगेटिव रह गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एन साइड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू पी साइड।
तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या फिर बैरियर हाइट। एंड दिस इज अगेन अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन रीजन एंड पी रीजन विच रेस्ट्रिक्ट्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब फर्दर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन करंट पहले बनना शुरू हुआ, बनते गया, डिप्लीशन रीजन बढ़ते गया, ड्रिफ्ट करंट बढ़ते गया, बट एक पॉइंट आया इक्विलिब्रियम का, जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो गया। तो ये पॉइंट आ क्यों पाया? क्योंकि डिफ्यूजन करंट को एक पॉइंट पर जाके हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद हमने और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो करना अलाउ नहीं किया। किसने रेस्ट्रिक्ट किया? इस पोटेंशियल डिफरेंस ने, जिसे हम कहते हैं बैरियर हाइट या फिर बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो आगे चलकर आप देखोगे कि इस बैरियर पोटेंशियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब पीएन जंक्शन पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो फटाफट थोड़ी देर, कुछ ही मिनट इसको पीछे कर दो और फिर से देखो, क्योंकि पीएन जंक्शन समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे का कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आता। तो चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड क्या होता है? डाई बोले तो टू, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड्स होते हैं इसके। लेकिन इस डिवाइस की खास बात ये होती है कि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है, यानी कि इसमें होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। अगर इस डिवाइस के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पीएन जंक्शन होता है जिसके दोनों जो टर्मिनल वाले एंड्स है ना, वो मेटल से बने होते हैं, सो दैट वोल्टेज कैन बी अप्लाइड ऑन द टर्मिनल्स। इसके अलावा इसे हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस सिंबल विच लुक्स लाइक एन एरो, एंड दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जब हम एक डायोड में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे कहा जाता है बायसिंग ऑफ द डायोड। ठीक है, अब किसी भी डायोड में वोल्टेज अप्लाई करके हम करना क्या चाहते हैं? हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं। करंट के फ्लो को हम बढ़ा घटा सकते हैं, कैसे? बाय ऑल्टरिंग द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल हमने अच्छे से समझा था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द पीएन जंक्शन, राइट? तो अब ये बायसिंग दो तरह की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग बोले तो जब हम लोग डायोड का जो पॉजिटिव है उसको बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो वो होता है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब हम डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तब वो हो जाता है रिवर्स बायसिंग। तो चलो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान क्या होता है और रिवर्स बायसिंग के दौरान क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है? अभी हमने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब भी होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी साइड से कनेक्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो एन साइड से कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग करने पे क्या होता है? होता कुछ यूं है, अब देखो ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, अब इस पी साइड में जो होल्स है ना, ये होल्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं? होल्स भी चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल्स रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये होल इस तरफ भागते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं, राइट? तो रिपल्शन एक्सपीरियंस करके ये होल्स जो है वो इस तरफ भागते हैं। जब वो इस तरफ भागते हैं तो देखो यहां पर, अगर यहां पे आप डिप्लीशन रीजन को देखो तो डिप्लीशन रीजन के इस तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये होल्स आके इन नेगेटिव चार्जेस के साथ रिकंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, रिकंबाइन कर गए मतलब यहां से नेगेटिव चार्ज को गायब कर दिया होल्स ने। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ, जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी, फॉरवर्ड बायसिंग करने की वजह से जो हमारा डिप्लीशन रीजन का विड्थ था, राइट, डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ था वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ? और हमारा जो बैरियर पोटेंशियल था, जो बैरियर हाइट था, लेट अस एज्यूम पहले हमारा बैरियर पोटेंशियल था V नॉट, लेट अस से ये हमारा बैरियर पोटेंशियल V नॉट था, लेकिन V नॉट कब था? जब हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था। बट अब जब हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज लेट से V अप्लाई किया तो क्या हुआ? हमारी बैरियर हाइट रिड्यूस हो गई। बैरियर हाइट कितनी हो गई? V नॉट माइनस V, मतलब जितनी पहले बैरियर हाइट थी उससे थोड़ी सी कम हो गई।
ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे ही बैरियर हाइट कम हो गई तो क्या होगा, बैरियर हाइट का काम ही क्या था, बैरियर हाइट जो है एक बैरियर बना देता था कि भाई अब जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। अब वही वाली जो वॉल है ना, जो बैरियर है, वो थोड़ी कम हो गई है। इसका मतलब अब वापस से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे। चूंकि बैरियर हाइट कम हो गई है, इसका मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इनका फ्लो चालू हो जाएगा। इनका फ्लो चालू हो जाएगा मतलब क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे फॉरवर्ड बायसिंग जब भी होती है तो क्या होता है, वहां पे करंट बढ़ता है। तो अब देखते हैं अंडर फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो करना वापस से चालू हो जाता है। दूसरा क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अकर्स। अब देखो थोड़ा भारी भरकम नाम है बट इट इज प्रिटी सिंपल। बेसिकली इसी को कहने का एक दूसरा तरीका है। हमने बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करने चालू हो जाते हैं, इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं कि पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स। तो होल्स मूव करने लग जाएंगे पी साइड से एन साइड की तरफ। ठीक है, इसका मतलब अगर एन साइड के पर्सपेक्टिव से देखो तो एन साइड का माइनॉरिटी कौन है, होल्स। तो होल्स को हम कहां इंजेक्ट करा रहे हैं, एन साइड में, राइट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी साइड में यहाँ पे होल्स थे, पी साइड के ये मेजॉरिटी कैरियर्स थे। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लग गए फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो इसी को कहने का दूसरा तरीका है कि एन साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यानी कि होल्स, वो हम इंजेक्ट करा रहे हैं, घुसा रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अकर्स। जहां मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होगा वहीं माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन भी होगा। ठीक है, एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इस केस में जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, टोटल करंट होगा होल डिफ्यूजन करंट प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट। मतलब यहां पर जो करंट इन्वॉल्व है दैट इज डिफ्यूजन करंट। क्यों, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो किस वजह से हो रहा है, बैरियर हाइट के कम होने की वजह से। बैरियर हाइट कम होने से कौन मूव कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से कौन सा करंट बनता है, ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, होल का भी डिफ्यूजन हो रहा है P to N, इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम N to P। तो मतलब होल डिफ्यूजन करंट प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, ऐसे बनेगा यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान हमारा टोटल करंट। ठीक है, तो द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे किसी भी पीएन जंक्शन को तो वहां पर जो टोटल करंट है वो बढ़ जाएगा। तो चलो अब ठीक उसी तरीके से देखते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम रिवर्स बायसिंग करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो पी साइड है उसको कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन साइड है उसको कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट कहानी हो रही होती है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जो पी के जो होल्स हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो होल्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, ऑल द मोर यहाँ से भागेंगे। तो इसका मतलब है ये जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। और क्या होता है, अगर हम बात करें बैरियर हाइट की तो बैरियर हाइट पहले अगर V0 था तो अब रिवर्स बायसिंग करने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये और बढ़ जाता है बैरियर हाइट। बैरियर हाइट अगर और बढ़ गया तो क्या हो गया, ये और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल देता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो पे, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है ये फ्लो नहीं करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं होता है रिवर्स बायसिंग में? नॉट रियली, यहाँ पे भी कुछ करंट होता है। और वो करंट किसकी वजह से होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से। याद है हमने डिस्कस किया था, जब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है, देखो इस रीजन का विड्थ बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ जाता है पिक्चर में। एग्जैक्टली, तो इसकी वजह से कौन सा करंट पिक्चर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किससे होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर से उनके मूवमेंट से ड्रिफ्ट करंट होता है। तो यानी कि ड्रिफ्ट करंट का एनीवेज जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो डिफ्यूजन करंट के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट में सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत ही कैरियर्स मूव कर रहे हैं।
बट इस केस में रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट होता है, डिफ्यूजन करंट नहीं होता है। तो चलो देख लेते हैं। अंडर रिवर्स बायसिंग नो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। फ्लो करेंगे कैसे? बैरियर हाइट ही बढ़ जाता है ना। और क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट अकर्स अक्रॉस द जंक्शन। इसमें ड्रिफ्ट अकर करता है। ड्रिफ्ट क्यों अकर करता है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट प्लस टोटल होल का ड्रिफ्ट करंट, है ना। होल ड्रिफ्ट करंट प्लस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट से हमारा टोटल करंट होता है। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं हुई कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान डिफ्यूजन करंट होता है टोटल, जो कि काफी ज्यादा करंट होता है। नेगेटिव या फिर रिवर्स बायसिंग के दौरान ड्रिफ्ट करंट पिक्चर में होता है और जो कि छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो चलो भाई अब एक पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मतलब कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखते हैं कि कैसे ये चेंज होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग समझने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये ग्राफ कहां से आया, इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट है एक पॉइंट तक बढ़ा नहीं, उसके बाद एकदम तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वोल्टेज की, जहां से ये बढ़ना शुरू होता है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कट इन वोल्टेज भी कहा जाता है। और इस कट इन वोल्टेज के बाद हम क्या देखते हैं? हमारा जो फॉरवर्ड करंट है वो वोल्टेज के इंक्रीज के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर हम रिवर्स करंट की बात करें तो हम देखते हैं जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, यहां तक देखो करंट इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो ये वाली जो करंट की वैल्यू है ना, लगभग इस वैल्यू को हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और हम देखते हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है ना, ये काफी स्मॉल है। स्मॉल क्यों है? क्योंकि हमने खुद देखा था कि जब हम नेगेटिव बायसिंग, जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उस समय जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट, राइट। तो मैंने बताया था आपको कि वो जो ड्रिफ्ट करंट होती है उसकी वैल्यू काफी कम होती है, एंड दैट इज द रीजन ये क्या है, इसकी वैल्यू रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू काफी कम है। लेकिन जब ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू रीच कर जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद हम सडनली देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है बहुत स्टीपली इंक्रीज करने लग जाती है। तो इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो बच्चों डायोड के बारे में जितनी भी बातें हमने डिस्कस की उससे हमने क्या क्या कंक्लूड किया, क्या क्या जाना हमने डायोड के बारे में। डायोड अंडर फॉरवर्ड बायसिंग क्या करता है? अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। अगर बात करें रिवर्स सैचुरेशन करंट की तो उसकी वैल्यू काफी कम होती है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस से काफी कम होती है। इनफैक्ट उसी वजह से तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा। इनफैक्ट किसी भी डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई से। डायोड है बड़े काम की चीज, एग्जैक्टली। डायोड को हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे डायोड को हम एक रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, डायोड को हम यूज करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड में, इसके अलावा सोलर सेल में, इसके अलावा फोटो डायोड में। तो चलो समझते हैं। तो चलो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम कैसे करता है। ठीक है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई रेक्टिफायर होता क्या है, क्या रेक्टिफाई करता है ये। तो बेसिकली एक रेक्टिफायर जो है ये ऑल्टरनेटिंग इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करता है, राइट। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी को कन्वर्ट करता है, किसमें? डीसी में। एसी क्या होता है? विच इज टू डायरेक्शनल। एसी जब भी हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की बात करते हैं तो कुछ यूं दिखता है। डीसी जिसमें ये सिंगल डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन की बात होती है डीसी में, है ना। तो अब हम यहाँ पे हमारा एजेंडा ये नहीं है कि एग्जैक्टली रेक्टिफायर की डिटेल फंक्शनिंग, यहाँ पे हम देखेंगे रेक्टिफायर के अंदर एक डायोड किस तरह से रेक्टिफायर का काम करता है, वही हमारा मेन रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, जो हमारा इनपुट है वो कैसे जाएगा? वो एसी इनपुट रहेगा जो बाई डायरेक्शनल हो, इस तरीके से। ठीक है, और ये रेक्टिफायर का सेटअप होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल होता है और यहाँ पे रहता है एक डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है। ठीक है, अब आप देखो होता क्या है।
जब हमारा इनपुट, अब हमें देखना ये है कि इस इनपुट के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलता है इस रेक्टिफायर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इनपुट का ये पॉजिटिव साइकिल जाएगा। तो जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव साइकिल के दौरान पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल में होता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। क्यों? क्योंकि डायोड का तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होता है तो ये करंट कंडक्ट करता है, तो इस वजह से हमें आउटपुट कैसा मिलता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब हमारा इनपुट नेगेटिव साइकिल होता है तब क्या होता है, तब हमारा ये जो पॉइंट ए है, तब हमारा पॉइंट ए नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो अब देखो डायोड का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि मेरा डायोड कैसा हो जाता है, इस सिचुएशन में मेरा डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है। तो यानी कि ये करंट कंडक्ट नहीं करता है। नहीं करता है मतलब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है उसकी तो वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे हमारा आउटपुट नेगेटिव साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 के बराबर मिलेगी। उसके बाद फिर पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो हमें फिर से पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। उसके बाद फिर रिवर्स साइकिल आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो फिर से ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके का पैटर्न हमें आउटपुट में मिलेगा। और देखो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी हो गई खत्म, तो यानी कि एसी से हमने कन्वर्ट कर लिया डीसी में। दिस इज हाउ अ रेक्टिफायर वर्क्स। तो चलो बच्चों, रेक्टिफायर का एक दूसरा वर्जन देखते हैं जिसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अरेंजमेंट में एक छोटा सा चेंज किया गया है। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड था, अब हमारे पास 2 डायोड्स हैं, D1 और D2, और इनको अरेंज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप। इसका मतलब है यहाँ तो वही सेम कॉइल का अरेंजमेंट है, लेकिन जो A और B की जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, अब हम वो पोटेंशियल मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप, ठीक है। अगर हम कहते हैं A पॉजिटिव है, मतलब A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप, ठीक है ना, वैसा हो जाएगा। तो चलो अब देखो सिचुएशन कैसा होगा। तो इसका मतलब अब लेट अस सपोज हमारा एक इनपुट है, तो लेट्स से दिस इज आवर इनपुट, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट कैसा होगा, ठीक है। अभी मान लो कि जब हमारा पॉजिटिव साइकिल जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से पॉजिटिव साइकिल है, तो अब A मान लो हमारा पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये वाला जो D1 है दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि D1 मेरा करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। बट इस सेम पॉइंट पर B, जो पॉइंट B जो है, ये मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल में तो नहीं रह सकता है, करेक्ट, क्योंकि ये सेंटर टैपिंग है, तो मतलब एक ही रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल में। तो फिलहाल A पॉजिटिव पोटेंशियल में है, तो पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये करंट कंडक्ट करेगा, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा यूं। बट ये जो पॉजिटिव आउटपुट हमें मिला, ये किसकी वजह से मिला, दिस इज ड्यू टू डायोड D1, ठीक है। अब मान लो अगर हम बात करते हैं इनपुट के नेगेटिव साइकिल का, ठीक है, तो अब इनपुट के नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे चूंकि ये सेंटर टैपिंग वाला अरेंजमेंट है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अब जो ये B है दिस विल कम एट पॉजिटिव पोटेंशियल, करेक्ट। तो अब B आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, बट A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। तो A मेरा नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और B पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। चूंकि B पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो मेरा डायोड है ये अब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो ये करंट को कंडक्ट कर देगा, तो यानी कि मुझे फाइनल आउटपुट अभी फिर से करंट मिलेगा, बट ये वाला करंट किसकी वजह से मिला हमें, ड्यू टू डायोड D2, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा तो A पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्विच हो रहा है, क्योंकि दो डायोड्स हैं, तो एक साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, अगले साइकिल में दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, फिर तीसरे साइकिल में पहला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, फिर चौथे साइकिल में दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। मतलब हर साइकिल में दोनों में से एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है और करंट को कंडक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो फाइनल आउटपुट का पैटर्न हमें मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है, मतलब फुल वेव मिल रहा है। हाफ वेव में क्या हो रहा था, बीच में हाफ वेव हमारी जीरो हो रही थी, घट रही थी, यहाँ पे फुल वेव है। तो देखो वेव फॉर्म भी ऐसा है,
ए में जब पॉजिटिव है, हो सकता है बी में तब नेगेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं, ए में तो पॉजिटिव है, वो करंट कंडक्ट करा दे रहा है, तो हमें करंट मिल जा रहा है। सेकेंड वाले में देखो, बी में पॉजिटिव है, ए में नहीं है, कोई बात नहीं, D2 जो है वो कंडक्ट करा देगा, तो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th and 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या JEE का, तो हमारे YouTube चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, JEE पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।